हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो आईने की इक्विलिब्रियम का नेक्स्ट लेक्चर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने कहां तक पढ़ा था? तो भैया लास्ट क्लास में हमने जो है वो पॉलीवेलेंट जो केटाइन और पॉलीवेलेंट एनायन होते हैं उनका हाइड्रोलाइसिस देख लिया था। इसके अलावा हमने जो है वो पॉलीप्रोटिक एसिड या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी बेस उनका जो है वो आयनाइजेशन किस तरीके से होता है ये भी हमने लास्ट क्लास में अच्छे से देखा था। तो भैया देखो कि हम क्या पढ़ रहे हैं, एक बार मैं फिर से आपको रिवाइज करवा देता हूं ताकि चीजें सीक्वेंस से बनी रहे। मैंने आपको पहले ही बताया था इस चैप्टर में सबसे जरूरी चीज है सीक्वेंस, कि आप जो है वो पीएच के केस में है ना, मैंने आपको पीएच जब स्टार्ट करवाई थी तो एक इंडेक्स बनवाई थी। तो वो इंडेक्स की सीक्वेंस अगर आपके दिमाग में है ना तो आप किसी भी क्वेश्चन में नहीं अटकोगे। तो मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूं। मैंने आपको कहा था कि भैया हम बात कर रहे हैं पीएच ऑफ मिक्सचर की, ठीक है, पीएच ऑफ मिक्सचर। और जो मिक्सचर है ना वो भी कैसा है, वो भी रिएक्टिंग मिक्सचर है, रिएक्टिंग मिक्सचर, ठीक है। और भाई देखो कि जो रिएक्टिंग मिक्सचर है उसमें हमने बहुत सारे अलग अलग केस देखे। सबसे पहला हमने देखा था मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। ये हमने बात करी थी कि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का मिक्सचर जो होता है उसकी पीएच हम कैसे कैलकुलेट करें, ठीक है, ये हमने देख लिया। दूसरा जो केस हमारे पास था ये है मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, ठीक। तीसरा जो केस है वो है हमारे पास मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड। और चौथा जो हमारे पास केस है ये है मिक्सचर ऑफ वीक एसिड प्लस वीक बेस, ठीक है। ये हमारे पास जो वो टोटल 4 मिक्सचर है अलग अलग तरीके के जो कि रिएक्टिंग की कैटेगरी में आते हैं। ये चारों जो वो आपस में क्या कर सकते हैं, रिएक्शन कर सकते हैं। अब इनमें से ये हमने पढ़ लिया। बाकी 3 में मैंने आपको कहा था कि चैप्टर के सबसे जरूरी टॉपिक, एक तो यहां पर बनेगा भैया केस ऑफ सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस, दूसरा यहां पर बनेगा केस ऑफ बफर सॉल्यूशन, बफर सॉल्यूशन। तो यहां पर चैप्टर के 2 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक निकल के आते हैं, सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस और बफर सॉल्यूशन। सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस हम पढ़ चुके हैं, अलग अलग तरीके का सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस कैसे होता है, पीएच कैसे कैलकुलेट करते हैं। और ये मैंने आपको बताया था सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस की इफ बोथ द कंपोनेंट्स आर लिमिटिंग रिएजेंट, कि अगर दोनों के दोनों कंपोनेंट लिमिटिंग रिएजेंट है तो सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस होगा। दोनों कंपोनेंट लिमिटिंग रिएजेंट है तो सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस होगा। और अगर दोनों में से केवल एक कंपोनेंट स्ट्रॉन्ग वाला कंपोनेंट अगर लिमिटिंग रिएजेंट है, दोनों में से कौन सा, केवल स्ट्रॉन्ग वाला लिमिटिंग रिएजेंट है ना, तो उस केस में हम बोलेंगे क्या बनेगा, फिर बफर सॉल्यूशन बनेगा। कि अगर दोनों के दोनों लिमिटिंग रिएजेंट है तो सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस करवा दो, और अगर जो दोनों में से केवल स्ट्रॉन्ग वाला लिमिटिंग रिएजेंट है तो बफर बना दो। और सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस पर क्वेश्चन कैसे आते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछेगा, ये सारी बातें जो है वो हम प्रीवियस में पहले कर चुके हैं। उम्मीद करते हैं आपको जो उसमें किसी तरह का कोई डाउट नहीं रहा होगा। अगर कोई है तो आप वापस से जो लेक्चर पीछे जाके देखो। फिर भी कोई डाउट बचता है तो वो आप मुझे एनसीईआरटी मतलब वो आप मुझे टेलीग्राम पे सेंड कर सकते हो। एनसीईआरटी भी आप साथ में फॉलो कर रहे होंगे ऐसे मैं उम्मीद करता हूं, ठीक है। देखो जरा कि स्टार्ट करते हैं हम बफर सॉल्यूशन से, कि बफर सॉल्यूशन क्या होता है ना, और क्वेश्चंस कैसे आते हैं ये तो हम बाद में देखेंगे। एक बार समझ लेते हैं बफर को। देखना, देखिएगा कि व्हाट इज ए बफर सॉल्यूशन, है ना। बफर सॉल्यूशन देखो कि जो बफर सॉल्यूशन है ना, ये क्या होता है, हमारे पास दुनिया का कोई भी सॉल्यूशन है, मान लो ये कोई सॉल्यूशन है ना, कोई भी सॉल्यूशन, ठीक है, कैसा भी हो, चाहे वो एसिडिक हो, चाहे वो बेसिक हो, चाहे वो न्यूट्रल हो। अगर आप इसमें एसिड ऐड करोगे, एसिड का मतलब क्या है, H+, अगर आप इसमें H+ ऐड करोगे तो पीएच की वैल्यू हमेशा क्या होगी, डिक्रीज ही होगी। अगर आप इसमें OH- बेस ऐड करोगे तो पीएच की वैल्यू हमेशा क्या होगी, इंक्रीज ही होगी। अगर एसिड ऐड करोगे तो पीएच कम होगा, बेस अगर ऐड करोगे तो पीएच क्या होगी, बढ़ेगी, ज्यादा होगी। क्लियर है बात। अब देखना जरा कि यहां पर होगा क्या कि कोई भी सॉल्यूशन है, जैसे
पानी का एग्जांपल लेते हैं हम। पानी का, वैसे तो पानी जो है वो एक प्योर अपने पास सॉल्वेंट होता है, लेकिन पानी से समझ लेते हैं। H2 है, अभी पीएच कितनी है 7। आपने थोड़ा सा स्मॉल अमाउंट है ना, स्मॉल अमाउंट थोड़ा सा H प्लस ऐड कर दिया तो पीएच एसिडिक हो जाएगी, वाटर बिकम्स एसिडिक, पीएच विल बी लेस देन 7। अगर आपने स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस, थोड़ा सा जो क्या कर दिया, बेस मिला दिया, ठीक है, थोड़ा सा OH माइनस मिला दिया, जैसे ही थोड़ा सा OH माइनस मिलाओगे तो पीएच की वैल्यू 7 से क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो सॉल्यूशन जो कैसा हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। पानी को बहुत लंबे टाइम तक अगर आप खुला छोड़ देते हो तो भी पानी की पीएच क्या हो जाती है, बदल जाती है। क्यों? क्योंकि पानी जो है ना वो एटमॉस्फेरिक CO2 के साथ जो रिएक्शन करके क्या कर लेगा, H2CO3 बना लेगा। और ये आपको पता है एक वीक एसिड होता है, ये ब्रेक होता है, आयनाइज होता है, H प्लस और HCO3 माइनस, इस तरीके से। तो ये H प्लस जैसे ही सॉल्यूशन में आएंगे तो वाटर बिकम्स एसिडिक, है ना। तो ये हमारे पास जो है वो क्या होता है कि किसी भी नॉर्मल सॉल्यूशन के साथ ऐसा ही होता है कि नॉर्मल सॉल्यूशन में थोड़ा सा एसिड मिलाते ही, थोड़ा सा बेस मिलाते ही, उसको खुला छोड़ते ही जो उसकी पीएच क्या हो जाती है, बदल जाती है। या फिर कोई भी सॉल्यूशन है, अगर आप उसको डाइल्यूट कर दोगे ना, तो डाइल्यूट करने पर भी पीएच बदल जाएगी। ये हमने जो सीखा है कि डाइल्यूट करने पर जो है वो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन बदल जाती है, M1V1 M2V2 आपको लगाना पड़ता है, तो पीएच क्या हो जाती है, बदल जाती है। तो डाइल्यूट करने पर भी किसी सॉल्यूशन की पीएच बदल जाती है। हमारे पास ये सारी समस्या है किसी भी नॉर्मल सॉल्यूशन में। कोई भी नॉर्मल सॉल्यूशन होता है तो डाइल्यूट कर दो तो पीएच बदल जाती है, H प्लस मिला दो थोड़ा सा तो पीएच बदल जाती है, OH माइनस मिला दो तो पीएच बदल जाती है, उसको खुला छोड़ दो तो पीएच बदल जाती है। एक ऐसा सॉल्यूशन बनाने की जरूरत पड़ी जिसमें आप थोड़ा सा H प्लस मिलाओगे, थोड़ा सा OH माइनस मिलाओगे, उसको डाइल्यूट कर दोगे, खुला छोड़ दोगे, लेकिन उसकी पीएच नहीं बदलेगी। वो अपने पीएच परिवर्तन का भरपूर विरोध करेगा, अपने पीएच परिवर्तन को रेजिस्ट करेगा। उसी को हम क्या बोलते हैं, बफर सॉल्यूशन। यानी आप ये मान लो कि बफर सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जो अपनी पीएच को चेंज ना होने दे, जो अपने पीएच परिवर्तन को जो क्या करे, पीएच चेंज को क्या करे, रेजिस्ट करे, अच्छे से जो है वो उसको क्या करे, रेजिस्ट करे कि नहीं मैं अपने पीएच को चेंज नहीं होने दूंगा। उसको हम क्या बोलते हैं, बफर सॉल्यूशन बोलते हैं। तो बफर सॉल्यूशन का मतलब एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें आप थोड़ा सा स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड मिलाओगे, पीएच चेंज नहीं होगी, स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस मिलाओगे, पीएच चेंज नहीं होगी, आप उसको डाइल्यूट करोगे, पीएच चेंज नहीं होगी, आप उसको खुला छोड़ दोगे, पीएच चेंज नहीं होगी। या फिर आप यूं कहो कि पीएच अगर चेंज होती है तो उसमें चेंज इतना स्मॉल होगा कि आप उसको क्या कर सकते हो, आसानी से नेग्लेक्ट कर सकते हो। तो उसी सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, बफर सॉल्यूशन बोलते हैं, कि जो अपनी पीएच परिवर्तन जो है वो पीएच चेंज को क्या करे, रेजिस्ट करे, उसको जो पीएच को बदलने ना दे, लड़ाई करे कि पीएच नहीं बदलने दूंगा, उसको क्या बोलते हैं, हम बफर सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, तो पहले तो मैं इसको लिख देता हूं, है ना, फिर हम बात करेंगे कि भाई बफर जो वो टॉपिक इंपोर्टेंट क्यों है। क्या आप देखो कि बफर सॉल्यूशन में मैंने आपको क्या कहा कि ए सॉल्यूशन which resist to pH change on adding small amount of acid or base or dilution is known as बफर सॉल्यूशन। उसी को हम क्या बोलते हैं भैया, बफर सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है भैया, बफर जो है वो अपने डेली लाइफ से जुड़ा हुआ टॉपिक है ना। देखो कैसे कि एक तो जो है वो हमारा ब्लड, ठीक है, आपको पता है कि ब्लड की पीएच हमेशा जो कितनी है, 7.4 के आसपास रहती है, इतनी ही रहती है, चाहे कुछ भी हो जाए। हम बीमार होते हैं तो भी जो पीएच जो है वो लगभग 7.4 के आसपास ही रहती है। आप सारे दिन जो कुछ ना कुछ अंट संट, पिज्जा बर्गर समोसा कचौरी गोलगप्पे वगैरह खाते रहते हो, लेकिन फिर भी ब्लड की पीएच जो वो नहीं बदलती है, क्योंकि इन सब का क्या होता है, बॉडी में एब्जॉर्प्शन होता है, अलग अलग तरीके के इनमें कंपोनेंट होते हैं, अलग अलग तरीके के जो वो इनमें जो आप ये मानो कि मिनरल्स, आयंस वगैरह ये सारी चीजें होती है। जब ये सारी चीजें बॉडी में एब्जॉर्ब होती है, लेकिन फिर भी जो है ब्लड की पीएच रेगुलेट रहती है, ब्लड की पीएच चेंज नहीं होती है। क्यों? क्योंकि ब्लड खुद एक बफर सिस्टम होता है। ब्लड को अच्छे से पता है कि भाई अपने को पीएच कैसे मेंटेन रखनी है।
तो आप कुछ भी कर लो, ब्लड की पीएच चेंज नहीं होती है। क्यों? क्योंकि ब्लड खुद एक बफर सिस्टम पर काम करता है, बफर सॉल्यूशन की तरह काम करता है, और बफर सॉल्यूशन अपनी पीएच को चेंज नहीं होने देता। समझे बात को? फिर आप ये देखो कि हमारी जितनी भी दवाइयां होती है, जो नॉर्मल आप बीमार होने पर टेबलेट लेते हो, ठीक है, तो जो भी दवाइयां होती है, कभी आपने देखा होगा कि आप पढ़ते हो कि इसमें कौन सा सॉल्ट है, तो आप कहते हो कि अच्छा इसमें ये वाला सॉल्ट है, इसमें ये डिकड़ी या प्लांट सॉल्ट है, ठीक है, जो भी सॉल्ट होता है, तो दवाइयां जो है वो कोई ना कोई सॉल्ट होगा। और अगर मान लो वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट है, या स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस सॉल्ट है, ठीक है, इन दोनों में से किसी तरीके का सॉल्ट है, तो वहां पर तो आपको ये पता है कि pH इक्वल टू या तो आएगा 7 प्लस हाफ pKa प्लस log C pH की वैल्यू, या फिर pH की वैल्यू आएगी 7 माइनस हाफ pKb प्लस log C। ऐसा ही होगा ना? अब देखो, आपको पता है कि कोई भी दवाई एक ऑप्टिमम pH पर ही काम करती है, तो अगर मान लो वो दवाई इनमें से कोई एक सॉल्ट है, और जो है वो अगर ऑप्टिमम एक पीएच पर काम करना चाहिए उसको, लेकिन भैया जैसे ही आप डाइल्यूट करोगे उसको, दवाई खाते हो तो पानी पीते हो ना, तो जैसे ही आप उसको डाइल्यूट करोगे, तो डाइल्यूट करते ही कंसंट्रेशन चेंज हो गई, कंसंट्रेशन चेंज हो गई तो इधर तो पीएच तो क्या हो गई, चेंज हो गई, तो उसकी जो ऑप्टिमम पीएच जिस पर वो काम करना चाहिए, दवाई को मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ काम करना चाहिए, वो क्या हो गया, वो बदल गया। और अगर वो बदल गया तो फिर तो दवाई काम करेगी नहीं, क्योंकि जो ऑप्टिमम पीएच है वो बदल गई भैया। इस पीएच से मान लो अगर कोई दवाई जो है वो पीएच 7 पर काम कर रही है, 7.4 पर काम कर रही है, और अगर आपने जो उस दवाई के साथ ज्यादा पानी पी लिया, डाइल्यूट कर दिया मान लो, तो ज्यादा पानी पी लिया, तो उस केस में जो पीएच तो उसकी ऑप्टिमम 7.4 पर काम करना चाहिए था उसको, लेकिन पीएच अगर बदल गई 7.4 के अलावा हो गई, तब तो वो काम करेगी नहीं। तो भैया अगर ऐसा होता तो किसी भी दवाई के साथ डॉक्टर आपको जो है ना, एक तो टैबलेट देता कि ये तो पकड़ टैबलेट, और इसके साथ ये पकड़ पानी की बोतल, और जो तेरे को इस टैबलेट के साथ इतना पानी पीना है, ठीक है। लेकिन ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता है। हम दवाई खाते हैं, दवाई के साथ जो आप चाहे एक गिलास पानी पियो, चाहे एक बोतल पानी पियो, ठीक है, आप कितना भी पानी पी लो, बेसिकली जो है दवाई काम करती है, और उसकी पीएच चेंज नहीं होती है, क्योंकि ये जितनी भी दवाइयां होती है सारी की सारी बफर सिस्टम के अनुरूप ही बनाई जाती है। और बफर सिस्टम में हम ये बोलते हैं कि आप जो उसको डाइल्यूट करोगे, हाँ, अगर बहुत ज्यादा डाइल्यूट कर दिया तब तो पीएच बदलेगी, ठीक ठाक अमाउंट में अगर थोड़ा सा जो अगर ऊपर नीचे वॉल्यूम हो गया है ना, तो उसकी पीएच चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो भैया ये है कि दवाइयां भी बफर सिस्टम के अकॉर्डिंग ही बनाई जाती है। और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनमें हम डेली लाइफ में बफर काम में लेते हैं, क्योंकि डेली लाइफ से जुड़ा हुआ टॉपिक है, इसलिए जेई और नीट दोनों के हिसाब से जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है बफर का, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं, बफर क्या होता है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि बफर सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसकी पीएच चेंज नहीं होगी, चाहे आप थोड़ा सा एसिड मिलाओ, हाँ भाई, स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड, यहां पर मैंने लिखा है ना कि स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस, कि थोड़ा सा एसिड या थोड़ा सा बेस मिलाओगे ना तो पीएच चेंज नहीं होगी। अब आपने क्या किया, आपने जो 1 लीटर तो बफर सॉल्यूशन लिया, ये 1 लीटर, और अब इसमें बाल्टी भर के HCl मिला दिया। अरे भाई 1 लीटर बाल्टी भर के HCl मिलाओगे ना, तो जब तब तो पीएच चेंज होगी। तो भाई औकात अनुसार HCl मिलाना है, थोड़ा सा बहुत ही कम HCl मिलाना है, बहुत ही कम जो है वो आपको इसमें बेस मिलाना है, तो इस केस में जो पीएच नहीं बदलती है, ठीक है। कि भाई वो एक डायलॉग है ना कि नमक स्वाद अनुसार और अकड़ औकात अनुसार, तो दोनों का ध्यान में रखना है। और यहाँ पर भी कि भाई HCl जो है या NaOH औकात अनुसार मिलाओ सॉल्यूशन की, बहुत ज्यादा मिला दोगे तो जो है वो चेंज होगा ही होगा, ठीक है ना। अब देखो जरा कि थोड़ा सा हम इस पर आगे बढ़ते हैं। तो देखो कि बफर की डेफिनेशन होगी, हमने समझ भी लिया कि कहाँ काम में आता है, डेली लाइफ के लिए क्यों इंपॉर्टेंट टॉपिक, एग्जाम के लिहाज से भी जरूरी टॉपिक है, ठीक है। तो देखो कि हम स्टार्ट करते हैं, बफर कितने तरीके का होता है, टाइप्स ऑफ बफर देखना है ना, कि टाइप्स ऑफ बफर, टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन। तो देखो बफर सॉल्यूशन जो है ना, ये 2 तरीके का होता है। एक तो सबसे पहला होता है सिंपल बफर, सिंपल बफर, ठीक है। सिंपल बफर ये मैं यही लिख देता हूं, ये होता है कि द सॉल्यूशन ऑफ द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट और स्ट्रॉन्ग एसिड
वीक बेस सॉल्ट। ठीक है कि भैया इस तरीके का जो सॉल्ट होता है ना, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट या स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस सॉल्ट, ठीक है, इसका जो एक्वस सॉल्यूशन होता है, इसको अगर पानी में मिला दो, जैसे एग्जांपल के लिए CH3COONA, इसको आप पानी में मिला दोगे, वो एक बफर की तरह काम करेगा, सिंपल बफर की तरह काम करेगा। ठीक है, लेकिन ये जो बफर होता है, हमने कहा ना कि बफर एक ऐसा सॉल्यूशन जिसकी पीएच चेंज ना हो, लेकिन ये जो बफर होता है ना, दिस टाइप ऑफ बफर, दिस टाइप ऑफ बफर is not so effective, is not so effective। इस तरीके का जो बफर होता है ना भाई, इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता है, और इफेक्टिव नहीं होगा तो हम ये बोलेंगे कि जो सिंपल बफर होगा ना, क्योंकि हमने कहा कि एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें थोड़ा H+ या थोड़ा OH- अगर आप मिलाओ तो पीएच नहीं बदलनी चाहिए। ये एक बार तो रेजिस्ट करता है पीएच चेंज को, थोड़ी देर तो रेजिस्ट करेगा, लेकिन थोड़ी देर में लड़ाई हार जाएगा, पीएच जो है क्या हो जाएगी, बदल जाएगी, तो इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता। कैसे काम करेगा ये अभी हम समझेंगे ना, तो हम इसकी बात नहीं करते, हमें ये पढ़ना ही नहीं है, सिंपल बफर के बारे में हम ज्यादा जो है वो नहीं पढ़ेंगे। दूसरा सेकंड इज मिक्स्ड बफर। मिक्स्ड बफर, तो जो मिक्स्ड बफर होता है ना, ये खुद दो तरीके का होता है। एक तो होता है भैया एसिडिक बफर, एंड सेकंड इज बेसिक बफर। ठीक है, दो तरीके का हो गया, एसिडिक और बेसिक बफर। जो एसिडिक बफर है ना, सेम टू सेम उसका कंसेप्ट बेसिक बफर के जैसा है। इन दोनों का कंसेप्ट एज इट इज सेम है। ये पढ़ लिया ना तो इसके सारे कंसेप्ट हो जाएंगे। बस यहाँ एसिडिक बफर है तो H+ की बात करेंगे, यहाँ OH- की बात करेंगे, यहाँ pH की बात होगी, यहाँ POH की बात होगी, यहाँ Ka की बात होगी, यहाँ Kb की बात होगी, यहाँ pKa की बात होगी, यहाँ pKb की बात होगी। बाकी जो वो एज इट इज जैसा एसिडिक बफर होगा ठीक वैसे ही हमें बेसिक बफर के बारे में जो है पढ़ना है। दोनों की कैलकुलेशंस भी सेम है ना, कोई ज्यादा डिफरेंस दोनों में नहीं है। फिर भी मैं बेसिक बफर के बारे में आपको लिखवा जरूर दूंगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले, क्योंकि हमें तो जो है केवल मिक्स बफर के बारे में पढ़ना है, और मिक्स बफर में भी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कि हमारा जो एसिडिक बफर है ना, हम उसकी बात करेंगे। देखिएगा जरा, एसिडिक बफर, हाँ भैया, एसिडिक बफर, ठीक है, मैंने कहा ना कि ये मिक्स्ड बफर का एक टाइप है। मिक्स्ड बफर का मतलब आप क्या करोगे, दो कंपोनेंट्स को मिक्स करोगे। ये दो कंपोनेंट कौन से हैं, तो एसिडिक बफर में हम बोलते हैं कि द मिक्सचर ऑफ वीक एसिड एंड इट्स salt with strong base acts as acidic buffer। ठीक है, कि the mixture of weak acid and its salt with strong base, ध्यान दो कि weak acid and its salt with strong base acts as acidic buffer, या इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूं कि the mixture of weak acid and its conjugated form या its conjugated base acts as acidic buffer। ठीक है, कि भैया वीक एसिड और साथ में इसका क्या है, कॉन्जुगेटेड बेस, ये जो मिक्सचर होगा यही क्या होगा, एसिडिक बफर होगा। अब आप समझना जरा कि ये है क्या। जैसे एग्जांपल के लिए हमारे पास वीक एसिड Ha, दिस इज वीक एसिड, ठीक है, और साथ में आपको क्या लेना है, इसका कॉन्जुगेटेड बेस, या फिर आप ये कहो इसी वीक एसिड की रिएक्शन आप करवाओगे किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। वीक एसिड की रिएक्शन स्ट्रॉन्ग बेस के साथ करवाओगे, तो जैसे मान लो NaOH के साथ रिएक्शन करवा दिया, तो NaOH के साथ रिएक्शन करवाओगे तो क्या बनेगा, इसका सॉल्ट बनेगा NaA, है ना।
तो ये हो गया वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट। इन दोनों का जो मिक्सचर है ना, इन दोनों का मिक्सचर, ये ही एसिडिक बफर है। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो कि वीक एसिड हो गया H, दिस इज वीक एसिड, साथ में मैंने कहा इट्स कॉन्जुगेटेड बेस। भैया देखो यहाँ Na प्लस आयन आ रहा है, और आपको पता है Na प्लस आयन जो है वो कभी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, Na प्लस तो स्पेक्टेटर होता है, तो ये खुद तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, लेकिन जो इसका एनाइन है ना A माइनस, ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। तो Na प्लस को अगर आप हटा दो तो पीछे क्या बनेगा ना, पीछे बनेगा भाई मेरे A माइनस। तो ये A माइनस क्या है, A माइनस वीक एसिड, और ये क्या है इसका कॉन्जुगेटेड बेस। भैया जो ये मिक्सचर है कि ओवरऑल अगर इन दोनों को मिलाओगे तो भी बफर एक्शन में पार्टिसिपेट तो ये दोनों चीजें ही करेगी, कि भाई जो पीएच रेजिस्ट करने का काम है वो इन दोनों का होगा, Na तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा ही नहीं। तो इसलिए हम बोलते हैं कि वीक एसिड साथ में इट्स कॉन्जुगेटेड, दिस इज द एग्जांपल ऑफ दिस इज बफर सॉल्यूशन या एसिडिक बफर सॉल्यूशन, एसिडिक बफर सॉल्यूशन। ठीक है, ये हमारे पास है भैया एसिडिक बफर। क्लियर है बात? अब देखना, चलो ठीक है भाई, एसिडिक बफर जैसे इसको हम एक एग्जांपल समझते हैं। एग्जांपल के लिए जैसे हमारे पास हो गया वीक एसिड CH3COOH और साथ में हो गया इसका कॉन्जुगेटेड CH3COONA, है ना, कि ये हो गया वीक एसिड और ये हो गया वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट। ठीक, यही क्या है एसिडिक बफर। जैसे मैं ये कहूं कि HCN और साथ में CN माइनस, ये हो गया वीक एसिड और ये क्या हो गया इसका कॉन्जुगेटेड बेस, है ना। इसी का कॉन्जुगेटेड होना चाहिए और किसी का नहीं, और इसी का सॉल्ट होना चाहिए और किसी का नहीं। ये क्या है, ये दोनों के दोनों जो है वो अपने पास एसिडिक बफर है, ये दोनों ही एसिडिक बफर है। क्वेश्चन आएगा आपको, जैसे मान लो मैं इसी को अगर क्वेश्चन के फॉर्म में लिख दूं ना, कि मैंने आपको बताया कि विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर will acts as acidic buffer। ठीक है, कि जैसे आपको ऑप्शन ऐसे दे दिए HCOOH साथ में HCOONA, है ना। आपको चेक करना है, जैसे मैंने बहुत सारे ऑप्शन लिख के दे दिया, आपको चेक करना है इनमें से ये वाला एसिडिक बफर होगा या नहीं होगा। हाँ, जैसे आपको दे दिया NaHCO3 साथ में H2CO3, एक मैंने आपको दे दिया H3PO4 और साथ में H2PO4 माइनस, ठीक है, H2S और साथ में KHS, ठीक है। एक जैसे आपको दे दिया H2C2O4 साथ में NaHC2O4, एक मैंने आपको दे दिया NaHCO3 साथ में Na2CO3, एक हमारे पास है H2SO4 साथ में NaHSO4, ठीक है, HCl और साथ में Cl माइनस, एक एग्जाम्पल है NaH2PO4 और Na2HPO4, ठीक है, और भी है, इस तरफ लिख रहा हूं, ठीक है। जैसे आपको दे दिया HPO4 माइनस PO4 माइनस 3, ठीक है। एक जैसे मैंने आपको दे दिया, हो गए लगभग बिल्कुल सारे, HPO3 माइनस H2PO3 माइनस साथ में HPO3 माइनस 2, ठीक है। और एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं H3BO3 साथ में मैंने आपको दे दिया H4BO4 माइनस, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो इतने एग्जाम्पल है, आपको इनमें से चेक करना है कि भैया कौन सा जो है वो बफर है, एसिडिक बफर है, और कौन सा एसिडिक बफर नहीं है। कोई जल्दबाजी नहीं है, वीडियो को पॉज करो और आराम से जो है वो चेक करो, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा एसिडिक बफर है और कौन सा एसिडिक बफर नहीं है। जो आपको लग रहा है कि ये एसिडिक बफर नहीं होगा उसके बारे में बताऊंगा। देखो जरा, स्टार्ट करते हैं यहां से। मैंने कहा कि एसिडिक बफर में होना क्या चाहिए, वीक एसिड
और होना चाहिए साथ में इसका कॉन्जुगेटेड बेस। ये देखो जी, ये क्या है, ये है वीक एसिड और ये HCOO माइनस, ये है वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट। बताओ एसिडिक बफर है या नहीं है? बिल्कुल भैया मेरे एसिडिक बफर होगा। यहाँ पर देखो H2CO3 क्या है, वीक एसिड, और ये हो गया इसका NaHCO3। ध्यान रखना कि ये दोनों कंपोनेंट एक तो वीक होना चाहिए, दूसरा वाला उसका कॉन्जुगेटेड। अब कॉन्जुगेटेड होगा तो आपको पता होना चाहिए कि कॉन्जुगेटेड एसिड बेस में केवल एक H+ या फिर एक OH- का डिफरेंस होता है। ठीक है, या तो एक H+ का डिफरेंस होता है या फिर एक OH- का डिफरेंस होता है। तो हमारे पास कंडीशन ऐसी है, ये वीक एसिड है, ये वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट है, भाई मेरे एसिडिक बफर होगा। यहाँ चेक करते हैं, ये वीक एसिड है और ये इसका क्या हो गया, कॉन्जुगेटेड बेस हो गया, क्योंकि एक दूसरे कॉन्जुगेटेड है, ये भी जो है वो एसिडिक बफर है। यहाँ पर चेक करते हैं, ये वीक एसिड है, ये वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट है, ये भी एसिडिक बफर होगा। ठीक है, यहाँ चेक करते हैं, ये वीक एसिड है और ये क्या है, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट है, NaHC2O4 है ना, तो ये भी जो क्या होगा, एसिडिक बफर होगा। इसको चेक करते हैं, ये हमारे पास, अब आप सोचो जरा, मुझे बता दो क्या ये बफर है या नहीं है? आप सोचोगे कि सर ये बफर कैसे हो सकता है, ये तो बफर नहीं है। लेकिन भाई मेरे ये जो है ना, ये बफर है। देखो कैसे, मैंने आपको कहा था कि आपको यहाँ पर केवल 6 ऐसे एसिड है जिनको स्ट्रॉन्ग कंसीडर करना है, H2SO4, HClO4, HNO3, HCl, HBr, HI, बाकी सारे वीक मानने हैं। अब मुझे बताओ कि यहाँ पर कौन कौन तो है, Na तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा नहीं ना, एक तो है HCO3 माइनस, एक है CO3-2। मुझे बताओ क्या HCO3 माइनस जो है ये H+ रिलीज नहीं कर सकता? कर सकता है ना। तो अगर ये H+ रिलीज कर रहा है तो ये क्या है, एसिड है। अब मुझे बताओ एसिड अगर है तो स्ट्रॉन्ग तो 6 ही है, तो ये कैसा है, ये वीक है। और मुझे बताओ कि CO3 कार्बोनेट आयन जो है वो क्या है, ये इसका कॉन्जुगेटेड बेस है। तो वीक एसिड इट्स कॉन्जुगेटेड, ये तो बफर होता है। बिल्कुल भैया ये एसिडिक बफर है। यहाँ चेक करो, H2SO4 NaHSO4 बफर है क्या? ये बफर नहीं है, क्योंकि ये कैसा है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये तो 100% आयनाइज होगा और ये बफर की तरह एक्ट नहीं करेगा। सेम टू सेम ये भी बफर नहीं है, HCl और साथ में Cl- ये भी बफर नहीं है, स्ट्रॉन्ग है। मुझे बता दो क्या ये जो है वो क्या है, ये बफर है या नहीं है? भैया आप कहोगे कि सर ये स्ट्रॉन्ग है तो NaHCO3 भी तो स्ट्रॉन्ग है, ये भी तो सॉल्ट है, स्ट्रॉन्ग होते हैं। आपने कहा था सारे सॉल्ट स्ट्रॉन्ग मानने हैं। बिल्कुल भैया NaHCO3 तो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन यहां पर रिएक्शन में पार्टिसिपेट कौन कर रहा है, HCO3-। जो कंपोनेंट रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है वो अगर फर्दर आयोनाइज होगा तो वो वीक की तरह काम कर रहा है ना। तो HCO3- जो है ये वीक की तरह एक्ट कर रहा है, इसलिए जो है वो हम बोलेंगे ये क्या है, एक तरीके से बफर है, वीक एसिड है। यहां पर आप चेक करो, यहां पर दो कंपोनेंट, Na+ तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा नहीं, तो मेरे पास H2PO4- और साथ में है HPO4-2। ध्यान से देखो, इन दोनों में जो है केवल एक H+ का डिफरेंस आ रहा है और दोनों में केवल एक ही H+ का डिफरेंस है। तो ये देखो कि ये तो है वीक एसिड और ये है इसका कॉन्जुगेटेड बेस, दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेटेड है ना, ये H+ रिलीज करेगा, ये H+ एक्सेप्ट करेगा, तो ये भी एसिडिक बफर है। ठीक, यहाँ चेक करते हैं भैया, अगेन ये वीक एसिड हो जाएगा और ये इसका कॉन्जुगेटेड बेस हो जाएगा, एसिडिक बफर है। ये देख लो जरा, ये वीक एसिड है, ये इसका कॉन्जुगेटेड बेस है, ये भी एसिडिक बफर है। भैया बोरिक एसिड, ध्यान रखना, H3BO3 बोरिक एसिड है, और बोरिक एसिड या बोरेक्स का जो एक्वस सॉल्यूशन होता है, कई बार स्टेटमेंट लिखा आ जाता है कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बोरेक्स एक्ट्स एज बफर। बिल्कुल भाई सही बात है, एक्वस सॉल्यूशन बोरेक्स का जो है वो बफर की तरह काम करता है, उसमें ये बफर बनता है। ये दोनों जो है एक दूसरे के कॉन्जुगेटेड है। बोरिक एसिड एक प्रोटोनिक एसिड नहीं है, ये प्रोटॉन रिलीज नहीं करता है, ये OH एक्सेप्ट करता है। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेटेड एसिड बेस है, ये OH ले रहा है और OH लेके इसमें बदल रहा है, एक OH का डिफरेंस है, तो भैया ये भी एसिडिक बफर है। अगर मान लो मैं ऐसा लिखूं, एक एग्जांपल और लिखता हूं, जैसे मैंने आपको ये लिख के दे दिया HPO4-2 और साथ में मैंने आपको दे दिया H2PO4-2 और साथ में HPO3-2। ठीक है, अब ध्यान से देखो, मुझे ये बताओ क्या ये दोनों जो है वो बफर है क्या? ये वाला मिक्सचर बफर होगा क्या? ये बफर नहीं है। क्यों नहीं है भाई? क्योंकि दोनों एक दूसरे कॉन्जुगेटेड एसिड बेस नहीं है। आप कहोगे कि सर एक H+ का डिफरेंस तो है,
बिल्कुल मेरे भाई, एक H का डिफरेंस तो है, लेकिन यहाँ देख एक OH का भी डिफरेंस आ रहा है, एक ऑक्सीजन का भी डिफरेंस आ रहा है। ये दोनों एक्चुअल में है ही नहीं सही, है ना। एक्चुअल में जो एक ही कंपाउंड से बने ही नहीं है। ये H3PO4 का है, ये जो H3PO3 का है ना। एक फॉस्फोरिक एसिड, एक फॉस्फोरस एसिड है ना। तो इसलिए ये जो है वो बफर नहीं है। तो क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन आपको पूछेगा इनमें से कौन सा बफर है, कौन सा बफर नहीं है। एक तो सिंपल सा क्वेश्चन ऐसे बनेगा। दूसरा क्वेश्चन जो बनता है वो रिएक्शन से भी बन सकता है, कि दो कंपोनेंट को मिक्स करके दे दे और आपको पूछ ले कि क्या ये सॉल्यूशन बफर की तरह काम करेगा या बफर की तरह काम नहीं करेगा। देखो कैसे, है ना। एग्जांपल समझते हैं। मिटा देता हूं पहले इसको। और बताओ कैसा क्या चल रहा है? बढ़िया चल रहा है ना। क्लासेस जो है वो आपकी अच्छी चल रही होगी, प्रैक्टिस वगैरह भी आप खूब कर रहे होंगे। देखो जरा, हाँ जी। तो देखो क्या रिएक्शन करवा के क्वेश्चन जो कैसे पूछता है, समझना जरा। कि मैंने आपको दे दिया कि इफ 0.1 मोलर 100 ml CH3COOH and 0.1 molar 80 ml NaH solution, NaHOH solutions are mixed, then predict that the solution will act as buffer or not, ठीक है। Then predict that the solution will act as buffer or not। तो आपको ये बताना है कि ये सॉल्यूशन जब हम इन दोनों को मिलाएंगे NaOH और एसिटिक एसिड CH3COOH को, तो जो भी रिजल्टेंट सॉल्यूशन बनेगा वो बफर की तरह काम करेगा या नहीं करेगा। तो आप समझो जरा। क्या पहले मैं आपको इसका कंसेप्ट बता देता हूं। देखो, क्या आप रिएक्शन करवाओ CH3COOH और हमारे पास क्या है NaOH। तो जब रिएक्शन करवाऊंगा तो हमें दो चीजें मिलेगी सॉल्यूशन में। CH3COONA एसिड बेस रिएक्शन से क्या बनता है, सॉल्ट और वाटर बनता है। तो ये रिएक्शन होगी। अब मैंने आपको जो है ये चीज पहले ही बता दी थी, ध्यान दो जरा, छोटा सा पॉइंट है कि एक तो स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस को मिलाते हो तो स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस सॉल्ट बनेगा और साथ में क्या बनेगा, वाटर, ठीक है। या फिर आप वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस को मिलाते हो तो भी जो है वो हम बोलेंगे कि हमारे पास वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट बनेगा और साथ में क्या बनेगा, वाटर बनेगा। ऐसी कंडीशन है, ठीक है। तो दोनों कंपोनेंट, इफ बोथ कंपोनेंट आर लिमिटिंग रिएजेंट, अगर मान लो दोनों के दोनों कंपोनेंट लिमिटिंग रिएजेंट है। अब हम कैसे पता करेंगे कि भाई दोनों कंपोनेंट लिमिटिंग रिएजेंट है? तो इसके लिए आप मिलीग्राम इक्विवेलेंट या ग्राम इक्विवेलेंट चेक करोगे कि जिसके मिलीग्राम इक्विवेलेंट ज्यादा है वो एक्सेसिव रिएजेंट होगा, जिसके कम है वो लिमिटिंग रिएजेंट होगा। दोनों के बराबर है तो दोनों के दोनों लिमिटिंग रिएजेंट होंगे। एंड इन दिस केस द केस विल बी ऑफ केस ऑफ सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस। तो आपको सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस करवाना है ना। तो केस ऑफ SH सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस, तो इस केस में आपको सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस करवाना है। जो pH आप कैलकुलेट करोगे ना वो सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस के तरीके से करोगे। समझ गए बात को, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैंने आपको यहां पर कहा था कि इफ ओनली स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट इज लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है, एंड वीक कंपोनेंट इज एक्सेसिव रिएजेंट, है ना। वीक वाला ज्यादा हो और स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट लिमिटिंग रिएजेंट हो, कि स्ट्रॉन्ग वाले के मिलीग्राम इक्विवेलेंट या ग्राम इक्विवेलेंट कम हो, तो इस केस में दिस विल बी द केस ऑफ बफर सॉल्यूशन। केस ऑफ बफर सॉल्यूशन, यहां पर बफर बनेगा और यहां पर भी क्या बनेगा, बफर बनेगा, केस ऑफ बफर। तो आपको बफर का कंसेप्ट लगाना है। अब हमें यही चेक करना है। यहां पर आप देखो जरा कि इनके बारे में क्या इंफॉर्मेशन गिवन है। तो गिवन ये है एसिटिक एसिड के लिए 0.1 मोलर एंड 100 ml, NaOH के लिए 0.1 मोलर एंड
80 ml। ठीक है, तो मिलीग्राम इक्विवेलेंट हम चेक करते हैं। मिलीग्राम इक्विवेलेंट, इसके कितने आ गए 10, इसके कितने आ गए 80, ओहो नॉट 88। ठीक है, जिसके कम है ये लिमिटिंग रिएजेंट है, ये एक्सेसिव रिएजेंट है। मुझे बताओ ये तो पूरा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा थोड़ी देर बाद में, लिमिटिंग रिएजेंट तो खत्म। नेट सॉल्यूशन में कौन कौन बचेगा भैया, इसका बचेगा। कितना बचेगा कि भाई इसके 8 के साथ इसके 8 काम में आएंगे, बच गए कितने 2, और इसके बन गए कितने, इसके बन गए 8। क्योंकि एक रिएक्शन में जितने भी रिएक्टेंट होते हैं सबके इक्वल ग्राम इक्विवेलेंट काम में आते हैं, और प्रोडक्ट के भी इक्वल ही बनते हैं। कि अगर इसके 8 के 8 पूरे खत्म हो गए ना, तो आप इसकी कितने भी मिलीग्राम इक्विवेलेंट ले लो, काम में केवल 8 ही आने हैं, बाकी सारे बच जाएंगे। और इसके 8 खत्म हुए तो इसके बनने वाले भी 8, यानी इसके 8 काम में आए, इसके भी 8 काम में आए, तो इसके 8 बने, इसके भी कितने बनेंगे 8 मिलीग्राम इक्विवेलेंट ही बनेंगे। मुझे बताओ फाइनल सॉल्यूशन, इन फाइनल सॉल्यूशन कि जो फाइनल सॉल्यूशन या फाइनल मिक्सचर जो बनेगा उसमें क्या क्या है अपने पास। फाइनल सॉल्यूशन में हमारे पास दो चीजें हैं, एक तो है CH3COOH है, एक फाइनल सॉल्यूशन में हमारे पास CH3COONA। फाइनल सॉल्यूशन में ये दो चीजें हैं, एक तो एसिटिक एसिड है, एक सोडियम एसीटेट है, ये दो चीजें फाइनल सॉल्यूशन में। और ये दो चीजें फाइनल सॉल्यूशन में है, ये तो वीक एसिड और साथ में ये क्या है, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट। और भैया मुझे बताओ जब फाइनल सॉल्यूशन में ये दो चीजें होती है तो ये सॉल्यूशन क्या एसिडिक बफर होता है या नहीं होता। बिल्कुल भैया, दिस सॉल्यूशन विल एक्ट एज एसिडिक बफर। ऐसे चेक करते हैं कि अगर स्ट्रॉन्ग वाला, हमने बोला ना कि अगर स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट लिमिटिंग रिएजेंट होता है तो वहां पर जो है वो बफर की तरह काम करता है, और स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट लिमिटिंग रिएजेंट होता है तो बफर क्यों बनता है, क्योंकि भैया फाइनल सॉल्यूशन में हमारे पास ये दोनों कंपोनेंट अवेलेबल होंगे, और अगर मिक्सचर में, फाइनल मिक्सचर में ये दोनों कंपोनेंट अवेलेबल है तो सॉल्यूशन विल एक्ट एज बफर सॉल्यूशन। आई होप मेरी बात आपके समझ में आ गई होगी, क्लियर है बात। तो भैया देखो जरा एक और इस पर हम क्वेश्चन करते हैं, देखो क्वेश्चन कैसे आएगा, है ना। और ऐसा क्वेश्चन जो है वो अक्सर पूछा जाता है कि आपको जब भी पूछे कि कौन सा बफर है कौन सा बफर नहीं है, तो आप यही काम करोगे। हाँ जी देखो मैंने आपको ये लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर विल एक्ट एज एसिडिक बफर। ठीक है, कि आपको जो है वो एक मिक्सचर में दे रहा हूं और आपको ये चेक करना है इस मिक्सचर में से कौन सा वाला जो है एसिडिक बफर की तरह बिहेव करेगा। जैसे 0.1 मोलर 50 ml HCOOH और आपको दे दिया 0.2 मोलर 80 ml KOH। ठीक है, चेक करो, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है हमें। 0.1 मोलर 100 ml HCl और 0.1 मोलर 100 ml NaOH। ठीक है, फिर तीसरा मैंने आपको ये दे दिया 0.2 मोलर 100 ml बेंजोइक एसिड और साथ में मैंने आपको दे दिया 0.2 मोलर 60 ml KOH। ठीक है, चौथा यहां पर ऐसा है 0.1 मोलर 100 ml CH3COONA और साथ में मैंने आपको दे दिया 0.1 मोलर 50 ml HCl। ठीक, चार ऑप्शन है। अब चारों में से हमें चेक करना है कि कौन सा वाला बफर होगा कौन सा बफर नहीं होगा। ऐसा क्वेश्चन जो है वो अक्सर पूछा जाता है, आपके टेस्ट वगैरह में भी आता होगा, ऐसा ही चार ऑप्शन देके पूछ लेगा कि कौन सा मिक्सचर बफर है कौन सा मिक्सचर बफर नहीं है। तो आप समझो, ठीक है। तो हम ये बोलेंगे यहां चेक करते हैं 0.1 मोलर 50 ml फॉर्मिक एसिड
तो मैंने आपको तरीका ये बताया, आप तो केवल इनके मिलीग्राम इक्विवेलेंट चेक करो। और मिलीग्राम इक्विवेलेंट हम कैसे निकालते हैं, नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम ऐसे निकालते हैं। और अगर वैलेंसी वेक्टर 1 है तो नॉर्मलिटी और मोलरिटी तो क्या होती है, इक्वल ही होती है, बराबर ही होती है। इन सब में आप देख लो कि सब में वैलेंसी वेक्टर तो कितना आ रहा है, 1 ही आ रहा है, और वैलेंसी फैक्टर 1 आ रहा है, तो जो है वो हम ये बोलेंगे कि सब में नॉर्मलिटी मोलरिटी तो सेम ही होगी। तो डायरेक्टली मैं मिलीग्राम इक्विवेलेंट चेक कर रहा हूं, मुझे बताओ फॉर्मिक एसिड के यहाँ पर मिलीग्राम इक्विवेलेंट कितने आए, 5, और यहाँ KOH के मिलीग्राम इक्विवेलेंट कितने आएंगे, 16। मुझे बताओ क्या स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट लिमिटिंग रिएजेंट है, क्या नहीं है, यहाँ पर तो ये बफर की तरह काम नहीं करेगा। ठीक है, क्यों नहीं करेगा, रिएक्शन करवा के देख लो। फाइनल सॉल्यूशन में जो है ये बचना चाहिए था, जबकि ये तो क्या हो जाएगा, पूरा खत्म हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। यहाँ चेक करते हैं तो इसके मिलीग्राम इक्विवेलेंट कितने, 10, और यहाँ चेक करते हैं इसके मिलीग्राम इक्विवेलेंट भी कितने, 10। दोनों के मिलीग्राम इक्विवेलेंट 10-10 है, दोनों लिमिटिंग रिएजेंट है। मुझे बताओ यहाँ तो आप कौन सा वाला केस लगाओगे, सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस का केस लगाओगे। कहने का मतलब यहाँ तो केस ऑफ सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस विल बी अप्लाइड। ठीक है, पीएच अगर कैलकुलेट करते हैं सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस के तरीके से आप पीएच कैलकुलेट करोगे। यहाँ चेक करते हैं इसके मिलीग्राम इक्विवेलेंट बताओ कितने हैं, 20, और इसके मिलीग्राम इक्विवेलेंट जो है वो हमारे पास कितने आ गए, 12। भैया बिल्कुल ये लिमिटिंग रिएजेंट है, स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट इज लिमिटिंग रिएजेंट, तो KOH तो फाइनली पूरा खत्म हो जाएगा। जैसा अभी पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको रिएक्शन करवाई थी ना, ठीक वैसे ही रिएक्शन करवानी है। KOH तो पूरा हो गया खत्म, पीछे कौन बचेगा, एक तो एसिटेट ये बेंजोइक एसिड बचेगा, और साथ में इसका कॉन्जुगेटेड, और ये जो मिक्सचर होगा यही बफर है, यहाँ पर ये बफर की तरह काम करेगा। अब देखो कि इस वाले केस में कि इसके मिलीग्राम इक्विवेलेंट कितने, 10, और इसके मिलीग्राम इक्विवेलेंट कितने, 5। अब आप कहोगे कि सर यहाँ तो ऐसा कुछ है ही नहीं, इनमें एसिड बेस एसिड बेस एसिड बेस साथ में दिए थे, यहाँ पर तो ये तो सॉल्ट है और ये क्या है, ये हमारे पास एसिड है। इन दोनों की रिएक्शन कैसे करवाएंगे, और यहाँ पर तो बफर बनने जैसा कुछ है ही नहीं, है ना। कि मैंने आपको कहा था कि रिएक्शन मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस या वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस हो, ठीक, तो दोनों की रिएक्शन करवा के हम चेक करेंगे बफर है या नहीं, लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ है ही नहीं। तो फिर जो यहाँ पर ये बफर कैसे चेक करेंगे, मैं आपको बता देता हूँ, ये सॉल्यूशन बफर की तरह काम करेगा, ये बफर है। अब कैसे है, तो आप इसको समझो, रिएक्शन करवाते, रिएक्शन से पता चलेगा कि ये सॉल्यूशन बफर कैसे है। ध्यान से देखिएगा, ये तो आपने नोट कर ही लिया ना कि हमें तो फाइनल लास्ट जो ऑप्शन है इसका चेक करना है, बाकी तो ये वाला पहले वाले जैसा ही है ना। तो आप समझो जरा कि ये सॉल्यूशन बफर कैसे हुआ। तो बफर ऐसे हुआ कि हमारे पास CH3COONA, मुझे बताओ Na तो रिएक्शन पार्टिसिपेट करेगा नहीं, Na को हटा देता हूं या पड़ा रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, HCl है ना। तो फाइनल सॉल्यूशन जब रिएक्शन होगी तो बनेगा CH3COO। ध्यान दो यहाँ पर CH3COO-, ये जो आयन है ना, चलो ऐसे ले लेते हैं ताकि ठीक से समझ में आ जाए। ये जो आयन है ये क्या है, ये कॉन्जुगेटेड बेस, ये बेस की तरह बिहेव करेगा, और ये क्या है, ये एसिड है, तो बेस की तरह बिहेव करेगा, एसिड बेस रिएक्शन करके CH3COOH, और साथ में जो है वो क्या बनेगा, यहाँ पर Cl- बाहर हो गया। ऐसी ही रिएक्शन होगी ना, एसिड बेस में तो प्रोटॉन का लेन देन होगा। अब इसमें गिवन क्या है, तो गिवन ये है कि इसका तो 0.1 मोलर गिवन है, और वॉल्यूम कितना 100 ml, इसका 0.1 मोलर और कितना 50 ml, तो इसका दे रखा है कितना 10, इसका दे रखा है कितना 5। अब ध्यान से देखना जरा कि ये क्या है, ये लिमिटिंग रिएजेंट है, तो इसका 5 तो पूरा क्या हो गया, 0। इसके जो 10 में से कितने खत्म हो गए, 5 खत्म हो गए, 5 बच गए, और इसके कितने 5 बन गए। तो फाइनल मिक्सचर देखो क्या क्या है, फाइनल मिक्सचर तो फाइनल मिक्सचर में हमारे पास CH3COO- आया, और साथ में CH3COOH, इसके 5 मिलीग्राम इक्विवेलेंट, इसके भी 5 मिलीग्राम इक्विवेलेंट, और ध्यान से देखो ये तो हो गया वीक एसिड, और ये हो गया इसका कॉन्जुगेटेड बेस, और वीक एसिड कॉन्जुगेटेड बेस, ये जो मिक्सचर होता है यही क्या है, यही एसिडिक बफर है कि नहीं, बफर है ना। तो भैया ध्यान रखना कि कई बार क्वेश्चन में ऐसा भी आ जाता है कि कुछ ऐसे कंपोनेंट आपको दे दिए, अब देखते ही लगता है यार ये कैसे बफर हो सकता है। बिल्कुल मेरे भाई बफर हो सकता है। जब भी आपको बोले ना कि बफर है या नहीं है, तो पहले तो लिमिटिंग रिएजेंट चेक कर लेना, और रिएक्शन करवा के जरूर चेक कर लेना। रिएक्शन जब होगी तो जो है वो फाइनल सॉल्यूशन में कुछ भी करके अगर एसिड और साथ में इसका कॉन्जुगेटेड वीक एसिड और इसका कॉन्जुगेटेड अगर आ रहा है तो वो जो है वो बफर होगा ही होगा। आई होप मेरी बातें समझ आ रही है ना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखो जरा एक और इस पर जो क्वेश्चन, एक और तरीके का क्वेश्चन बनता है, वो भी हम यहाँ पर समझते हैं।
देखो जी, आज देखना कि कंडीशन ऐसी है अपने पास, क्वेश्चन है when 0.4 मोलर 100 ml, ठीक है, 100 ml H2CO3, ठीक है, is mixed with 0.5 molar 100 ml NaOH, then predict that final solution will act as buffer or not. If yes, then find the components of buffer, ठीक है। ऐसा है क्वेश्चन के H2CO3 वीक एसिड होता है, वीक डाइप्रोटिक एसिड होता है, और साथ में मिक्स किया है NaOH को, ठीक है। अब आपको प्रेडिक्ट करना है कि जो फाइनल मिक्सचर बनेगा ये बफर होगा कि नहीं होगा। बहुत ही ध्यान से समझना कि मैं ये बोलता हूं कि पहले तो रिएक्शन करवाते हैं H2CO3 और NaOH। मुझे बताओ क्या बनेगा? Na2CO3। लेकिन ध्यान रहे, मैंने पहले भी आपको बताया था कि जब भी कोई पॉलीप्रोटिक एसिड या पॉलीएसिडिक बेस अगर आपको देता है तो आप क्या करोगे कि सारे H+ एक एक करके रिलीज, मतलब एक साथ रिलीज नहीं करोगे, एक एक करके रिएक्शन करवानी है, स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन करवानी है। तो पहले मैंने अगर रिएक्शन करवाई तो रिएक्शन करवाऊंगा तो बनेगा NaHCO3 और साथ में क्या बनेगा H2, पहले ये रिएक्शन हो। फिर अगर मान लो यहां पर अगेन रिएक्शन होती है, एसिड अगर ये बेस बचता है, या फिर आप ये समझो कि T=0 पर गिवन क्या है, इन दोनों के बारे में गिवन इंफॉर्मेशन ये है, दिस इज 0.4 मोलर एंड 100 ml, और ये वाला जो है ये हो जाएगा 0.5 मोलर और ये कितना है 100 ml, 0.4 100 0.5 और 100। क्लियर है बात? अब देखो कि इसके मिलीग्राम इक्विवेलेंट इसके कितने हैं 40। अच्छा मुझे ये बताओ कि H2CO3 का वैलेंस फैक्टर कितना 2, लेकिन इस रिएक्शन में इसका वैलेंस फैक्टर कितना होगा? एक ही होगा। कैसे कि एक H+ रिलीज किया है ना, तो कोई भी एसिड के केस में हम बोलते हैं नंबर ऑफ H+ आयन रिलीज्ड बाय पर मॉलिक्यूल ऑफ एसिड इन पर्टिकुलर रिएक्शन। तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन में क्योंकि इसने एक ही H+ रिलीज किया है, इसलिए इसका वैलेंस फैक्टर कितना होगा? एक ही होगा, है ना। तो यहां पर जो है हमें इसको 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, क्योंकि वैलेंस फैक्टर मेरे भाई एक ही है, और इसका तो वैसे भी एक ही होता है, इसका कितना 50। अब आप कहोगे कि सर वीक वाला स्ट्रॉन्ग वाला लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है, ये तो बफर नहीं बनेगा। लेकिन भाई मैंने कहा कि जब भी अगर ऐसा कोई केस आए तो पहले रिएक्शन करवा के देख लो। चलो ये तो लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है, ये है लिमिटिंग रिएजेंट, और ये लिमिटिंग रिएजेंट है, तो ये तो कितना हो जाएगा 0 हो गया। इसका कितना बचेगा मुझे बता दो जरा? 10 बच जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके 40 के साथ इसके 40 खत्म हो गए, 10 बच गए, ठीक है। मुझे बता दो इसका कितना बनेगा? इसके 40 से इसके 40 बनेंगे, ठीक। अब ध्यान से देखना कि फाइनल सॉल्यूशन में तो कुछ तो NaOH बचा है, कुछ NaHCO3 बचा है, और NaHCO3 इज एसिडिक सॉल्ट। ये एसिडिक सॉल्ट है तो ये अगेन बेस के साथ रिएक्शन कर सकता है,
ये वापस से रिएक्शन करेगा, जो भी NaOH बचा हुआ है ना उसके साथ वापस से रिएक्शन करेगा। NaHCO3 और साथ में जो क्या बना NaOH, वापस से रिएक्शन, और वापस से रिएक्शन होगी तो अब बताओ क्या बनेगा, Na2CO3 बनेगा और साथ में क्या बनेगा, H2O। अब इनके ग्राम इक्विवेलेंट कितने हैं, इसके 10 थे, सॉल्यूशन में 10 बचे थे, और इसके कितने 40। अब भैया ये लिमिटिंग रिएजेंट है, ये लिमिटिंग रिएजेंट पूरा क्या हो गया, खत्म। इसके मुझे बताओ कितने बच गए, 30। इसके कितने बन गए, इसके बन गए भैया 10, क्योंकि इसके 10 से इसके कितने बनेंगे, 10 बनेंगे ना। तो देखो क्या फाइनल मिक्सचर में या फाइनल सॉल्यूशन में, कि इन फाइनल सॉल्यूशन, तो फाइनल सॉल्यूशन में हमारे पास क्या क्या है, एक तो है NaHCO3, एक है Na2CO3, ये है फाइनल सॉल्यूशन। और फाइनल सॉल्यूशन में NaHCO3 है, इसका तो कितना है 30 मिलीग्राम इक्विवेलेंट, और इसका कितना है 10 मिलीग्राम इक्विवेलेंट। ध्यान से देखो Na तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता नहीं है, HCO3 माइनस और साथ में CO3-2, ये हो गया वीक एसिड, ये हो गया कॉन्जुगेटेड बेस। मुझे बताओ बफर है या नहीं है, बिल्कुल भैया ये सॉल्यूशन एसिडिक बफर की तरह बिहेव करेगा, ये है एसिडिक बफर, और एसिडिक बफर की तरह ये सॉल्यूशन काम करेगा। और करेगा तो फाइनल कंपोनेंट क्या होंगे बफर के, फाइनल कंपोनेंट होंगे HCO3- और CO3-2, ये बफर के फाइनल कंपोनेंट। आई होप मेरी बातें आपके समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो ये है भैया अपने पास एक तरीके से इस तरीके का क्वेश्चन भी आपको पूछ सकता है। इसी पर मैं एक और क्वेश्चन आपको देता हूं, सेम वो आपको करना है, देखिएगा जरा। हाँ तो देखो इसी पर एक क्वेश्चन हम और करते हैं, क्या आपको ये बोल दिया कि when, ठीक है, when 0.4 मोलर 100 ml H3PO4 is mixed with 0.9 molar 100 ml KOH, then predict that the final solution will act as buffer or not, ठीक है। if yes then predict, yeah, then find the components of buffer, ठीक है। देखो कि वापस से वैसा ही एक क्वेश्चन है अपने पास, वीडियो पॉज करो, एक एक करके रिएक्शन करो। H3PO4 कितनी बार रिएक्शन कर सकता है, और उसके अकॉर्डिंग जो आपको बताना है कि फाइनल सॉल्यूशन बफर की तरह काम करेगा कि नहीं करेगा। देखना जरा कि मैं स्टार्ट कर रहा हूं, मैंने कहा ना कि कोई भी पॉलीप्रोटिक एसिड है, कैसा भी पॉलीप्रोटिक एसिड हो, आप सबसे पहले यही चीज चेक करोगे कि भाई मतलब ये है कि पॉलीप्रोटिक एसिड या पॉली हाइड्रोक्सी बेस के केस में सारे H+ सारे OH- एक साथ रिलीज नहीं करवाने हैं, एक एक करके रिलीज करवाएंगे। H3PO4 है ना, रिएक्शन करवाऊंगा NaOH के साथ, तो NaOH के साथ रिएक्शन करवाऊंगा तो बनेगा NaH2PO4 और साथ में H2O। क्लियर है बात, ठीक है। फिर देखो कि गिवन क्या है, गिवन ये है H3PO4, इसका 0.4 मोलर और 100 ml, और इसके बारे में गिवन है 0.9 मोलर एंड आल्सो दिस इज 100 ml। मिलीग्राम इक्विवेलेंट 40, और इसके कितने आएंगे 90, ठीक है। क्योंकि इस रिएक्शन में इसका वैलेंस फैक्टर 1 ही है ना, तो इसलिए हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई नहीं किया है, क्योंकि इस पर्टिकुलर रिएक्शन में वैलेंस फैक्टर इज 1। ये हो जाएगा 0, इसका 50 बचेगा, इसका 40 बनेगा। क्लियर है। अब देखो दो चीजें आ गई, क्योंकि ये एसिडिक सॉल्ट है, ये अगेन NaOH के साथ रिएक्शन करेगा। हमारे पास है NaH2PO4 और NaOH। मुझे बताओ अब रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, Na2HPO4 और साथ में H2, ठीक है। इसके मिलीग्राम इक्विवेलेंट 40, इसके कितने 50, ये तो पूरा क्या हो गया खत्म, लिमिटिंग रिएजेंट है। इसके बच जाएंगे कितने 10, और इसके बन जाएंगे कितने 40,
ठीक है, ध्यान से देखो जरा, ऐसा ही होगा कि पहले इसके 40 के 40 पूरे खत्म हो गए तो इसके 40 बने, अब वापस से इसके आप देखो कि इसके 40 के 40 पूरे क्या हो गए, खत्म हो गए, इसके जो है वो कितने 10 बच गए और इसके जो है 40 बन गए। चलो ठीक है कि भाई अगेन ये जो बन रहा है ये एसिडिक सॉल्ट है, और एसिडिक सॉल्ट है तो नेट सॉल्यूशन में रिजल्टेंट सॉल्यूशन में बेस रखा है हमारे पास, तो ये जो है वो अगेन बेस के साथ रिएक्शन करेगा, और अगर वापस से बेस के साथ रिएक्शन करेगा, मैं रिएक्शन करवाऊंगा Na2HPO4 और NaOH की, क्या बनेगा बताना जरा, Na3PO4 और साथ में बनेगा H2O। तो अगर ऐसा है तो अब हमारे पास इसका तो कितना 40 और इसका कितना है 10, ये हो जाएगा 0, इसका बचेगा कितना 30 और इसका बनेगा कितना 10। तो आप देखो कि फाइनल सॉल्यूशन में हमारे पास दो चीजें हैं, एक तो आया Na2HPO4, एक आया Na3PO4। फाइनल सॉल्यूशन में ये दो चीजें, और फाइनल सॉल्यूशन में ये दोनों चीजें आ रही है जिसमें कि इसका तो मिलीग्राम इक्विवेलेंट इसके तो 30 और इसके मिलीग्राम इक्विवेलेंट कितने हैं 10। और ध्यान से देखो Na तो रिएक्शन पार्टिसिपेट करता नहीं है, तो HPO4 -2 है और साथ में PO4 -3 है, ये है अपने पास एसिड है ना, ये वीक एसिड, और ये क्या है कॉन्जुगेटेड बेस। और भैया ये ही सॉल्यूशन क्या होता है, बफर होता है। बिल्कुल भाई, ये भी एसिडिक बफर की तरह काम करेगा, एंड द कंपोनेंट्स ऑफ बफर विल बी HPO4 -2 एंड PO4 -3। ठीक है, तो भैया देखो बफर के केस में इतने अलग अलग तरह के क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि कौन सा वाला इनमें से एसिडिक बफर होगा, कौन सा इनमें से एसिडिक बफर नहीं होगा। ठीक है, एक छोटा सा पॉइंट जो मैं आपको भूल गया था, ये इसको जो वो लिख लेना, कई बार आपको डायरेक्टली पूछ लेता है कि भैया एक है Na या H2CO3 है ना, H2CO3 और NaHCO3, ये जो बफर होता है मुझे बताओ पहले तो ये बफर है या नहीं है। ठीक है, बिल्कुल बफर है, ये वीक एसिड हो गया, ये इसी का वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट, ये इसका कॉन्जुगेटेड बेस हो गया, तो ये एसिडिक बफर है। और ये जो बफर होता है ना, ये हम बोलते हैं कि दिस बफर रेगुलेट्स द pH ऑफ ब्लड की पीएच को रेगुलेट करने का काम या मेंटेन करने का काम जो है वो इसी का होता है। ब्लड में हमारे पास ये कार्बोनेट है ना, H2CO3 कार्बोनिक एसिड, और इसका जो है बाइकार्बोनेट आयन NaHCO3 के फॉर्म में रहता है, और ये दोनों मिलकर ही ब्लड की पीएच को क्या करते हैं, मेंटेन करने का काम करते हैं। ठीक है, तो ये तो है भैया हमारे पास। मेरे ख्याल से अब आप चेक कर दोगे कि कौन सा वाला बफर की तरह काम करेगा या कौन सा बफर की तरह काम नहीं करेगा। एसिडिक बफर, केवल एसिडिक बफर, बेसिक बफर भी अब पढ़े। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसा होता क्या है, क्या बफर में आप एसिड मिलाते हो तो भी पीएच नहीं बदलती, बफर में आप बेस मिलाते हो तो भी पीएच नहीं बदलती। क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यार आखिर जो है वो ऐसा क्या है कि बफर में हम एसिड मिलाएंगे, बेस मिलाएंगे, लेकिन फिर भी जो है पीएच चेंज नहीं होगी। इसको हम बोलते हैं बफर एक्शन, कि बफर काम कैसे करता है। ठीक है, तो भैया देखो, आप देखो बफर में जो है वो एसिडिक और बेसिक पार्ट दोनों होते हैं, और दोनों पार्ट होने की वजह से ही बफर जो है वो क्या करता है, अपनी पीएच को मेंटेन रख पाता है। इसके अलावा बफर की पीएच कितनी होती है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्वेश्चन कैसे आएगा, ये सारी बातें हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो भैया उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपके समझ में आई होगी। किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल भेज सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, और वैसे मैं जनरली बोलता नहीं हूँ चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, लेकिन जो है वो क्योंकि टारगेट जो है ना वो अलग है, मोटिव अलग है, एक लंबी ऑडियंस तक हमें पहुंचना है ना, एक बहुत लंबा सफर तय करना है, तो इसके लिए जो है वो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। ठीक है ना, क्योंकि भैया देखो कि ये चैनल जो है वो ऐसा चैनल है जहां पर मैं फालतू जो है वो बातें नहीं करूंगा। आपने देखा होगा लोग जो है वो अक्सर चिल्लाते रहते हैं, लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, मुझे इन सब से कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपको अच्छा लगे तो बिल्कुल आप ये करो, इससे जो मोटिवेशन मिलता है। ठीक है ना, और बाकी जो है वो आपसे मुझे मोटिवेशन के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आप जो है वो इसको इतना फैलाओ कि जो है वो हम अपनी मंजिल तक पहुंच पाए। मैंने एक दिन जो है वो आपको ऑफलाइन क्लास में मोटिव बताया था चैनल बनाने का, तो वो मोटिव जो मेरा पूरा हो, आपका पूरा हो, तो इसके लिए जो इसको बहुत ज़्यादा स्प्रेड करने की ज़रूरत है। ठीक है,
और बाकी जो है वो हम यहाँ से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान में रखें, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।